हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ पेडागोजी करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे क्योंकि मैथ पेडागोजी 15 नंबर की आती है। 15 में 15 आपके आएंगे, 100% आएंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा आप थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते तो 15 में आपके 14 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले, 100% आएंगे। क्योंकि मेरे खुद के आए हुए हैं और जो मैंने सीटेट के दौरान प्रिपरेशन की थी, जहाँ से भी मैंने पढ़ाई की थी, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, तो आपके भी आएंगे। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, हर पॉइंट हर डाउट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो आपके भी 15 में 15 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि पेडागोजी जो होती है मैथ की बहुत इजी होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है। साथ ही साथ जो कंटेंट होता है वो भी 15 नंबर का आता है। 15 नंबर का जो कंटेंट आता है वो भी आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। यानी आज की क्लास में हम लोग मैथ पेडागोजी के सारे पॉइंट, जो आपका वेन हिले की थ्योरी है, ठीक है, यानी सब कुछ समझने वाले हैं। संकीर्ण उद्देश्य क्या है, क्योंकि पेडागोजी में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीएफ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके मतलब पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। संकल्पना मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग का जो है वो भी हम लोग समझेंगे। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यही आपका सिलेबस भी है, मतलब मैथ पेडागोजी का जो सिलेबस है वो यही है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग टू द लाइन में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और कम टाइम में आपको कम, मतलब आप खुद ही देख सकते हैं कि पॉइंट में सारी चीज़ें लिखी हुई, आपको समझने में भी बहुत मतलब आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो इसको लास्ट तक देखना। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपका चाहे सीडीपी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, आपको सारी सब्जेक्ट के जो है प्रीवियस क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ पेडागोजी, क्योंकि मैथ पेडागोजी रह गई थी। सीडीपी कंप्लीट हो चुका हम लोगों का, ईवीएस भी कंप्लीट हो गया एंड साथ ही साथ हिंदी भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग मैथ पेडागोजी करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आज हम लोग, ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है। ये क्लास आपको यानी मैथ पेडागोजी की जो क्लास है आपको 3 से 4 वीडियो में सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग डेली इसको ज्वाइन करिएगा, डेली ये 3 बजे मिलेगी, तो इसको ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें बात कही गई है शिक्षण जो है, गणित का उद्देश्य क्या है, यानी जो गणित पढ़ाई जाती है एटलीस्ट उसका उद्देश्य है क्या, आखिर क्यों पढ़ाई जा रही है। यानी कुछ भी करने के लिए तो किसी ना किसी चीज की उद्देश्य, मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो आखिर मैथ जो है वो पढ़ाई जाती है, किस वजह से पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो मैथ का उद्देश्य क्या है हम लोग ये पहले समझ लेते हैं। यानी बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण, यानी बच्चे जो हैं उनके विचार की प्रक्रिया जो है वो कैसे तार्किक हो। यानी मैथ पढ़ने से क्या है, बच्चे तर्क वितर्क करना शुरू करते हैं, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छा हो रहा है, उनमें लॉजिक आता है, उनमें ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है डेवलप होती है। यानी ये तो नहीं सब कुछ उनके पास प्रेजेंट ही होता है, वो कल्पनाएं भी बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बच्चे गणित का आनंद लेना सीखते हैं, ये होना चाहिए। यानी उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चे जो है गणित का मतलब आनंद लेकर भी सीखे। ये नहीं कि हाय रे ये तो गणित है, ऐसा उनको फील नहीं होना चाहिए। अगला है पॉइंट, गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी जो गणित होती है बच्चे को क्या है, बच्चे के जीवन का अनुभव जो है उसका हिस्सा बना करके आपको पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि उनको उन पे प्रेशर डालना चाहिए कि आप मैथ पढ़ रहे हो, जो प्रेशर होगा तो वो और अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगला है पॉइंट, बच्चों में तार्किक चिंतन जो है विकसित करना चाहिए। यानी बच्चों में क्या लॉजिक आए, यानी वो तर्क वितर्क करें। अगर 2 मतलब 2 × 2 हुआ है 4, तो एटलीस्ट ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो क्या है बच्चों में क्या है, तार्किक चिंतन जो है वो डेवलप करना चाहिए, लॉजिक बच्चों में आना चाहिए। अगला है, बच्चे गणित की मूल संरचना यानी कि अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति को समझें और त्रिकोणमिति जो है इसके बारे में भी बच्चों के क्या है नॉलेज होना चाहिए। आगे चलते हैं। डेविड जो व्हीलर हैं वे कहते हैं कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना महत्वपूर्ण है, ना कि बहुत सारा जो है गणित जानना। यानी बच्चे जो क्या है, बच्चे का जो विचार है वो गणितीयकरण होना चाहिए। यानी बच्चे जो है तर्क वितर्क कर पाए, लॉजिक होना चाहिए, उसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होनी चाहिए, वो सारे पक्ष को समझ पाए। ये नहीं कि जो है सिर्फ बच्चों को गणित आनी चाहिए, वो मैथ का पहाड़ा अच्छे से उनको मतलब जो है उनको टेबल अच्छे से आते हो, वो सवाल सारे अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, लेकिन उनमें जो मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से ना हो पाया हो। तो ऐसा जो है, जो डेविड व्हीलर हैं ये कहते हैं
कि बच्चे को क्या है, बच्चे के जो विचार है वो गणितीकरण पे महत्व देना चाहिए, ना कि बच्चा जो है ना कि बहुत सारा गणित जानता हो। यानी इसको ये नहीं कि उसको सिर्फ गणित के सवाल आ रहे हैं लेकिन वो बाकी कुछ भी नहीं कर पा रहा, अपनी रियल लाइफ में उसका प्रयोग भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। अगला है पॉइंट, जाट जो पोलिया के अनुसार है विद्यालय में गणित शिक्षण के 2 उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे, जॉर्ज पोलिया जो है उनके अनुसार गणित के कितने उद्देश्य हैं, तो आपके 2 उद्देश्य हैं। कौन कौन से? संकीर्ण उद्देश्य है आपका, जो है व्यापक उद्देश्य है। ये सारे क्वेश्चन जो है पेडागोजी में पूछे जाते हैं, तो आप इसको प्लीज अच्छे से समझना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने यही पढ़ के जो है पेडागोजी कंप्लीट की थी और मेरा अच्छा स्कोर भी हुआ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है, तो इसमें जो बताए गए 2 उद्देश्य वो कौन कौन से हैं? संकीर्ण उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य रोजगार योग्य जो वयस्कों को तैयार करने पर जोर देते हैं, जो सामाजिक योगदान कर सकते हैं और आर्थिक विकास। ठीक है, यानी ये उद्देश्य जो होते हैं वो क्या है, योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देते हैं, यानी रोजगार के लिए क्या है उनको तैयार करते हैं। साथ ही साथ जो सामाजिक योगदान, यानी समाज में क्या अपना सहयोग भी प्रदान करें, और जो है आर्थिक विकास भी हो, यानी उनका जो है आर्थिक डेवलपमेंट भी अच्छे से हो। अगला है, यह संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित है, जो माप, अंश, जो प्रतिशत आदि। ठीक है, तो ये क्या है, संख्यात्मक संक्रियाएं जो होती हैं, जैसे आपका माप हुआ, अंश है, प्रतिशत है, तो इससे भी ये संबंधित होती हैं। अगला है पॉइंट, इस प्रकार गणित का सीमित उद्देश्य जो है आपका उपयोगी क्षमताओं का विकास करना है। ये भी आपका एक पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यापक उद्देश्य। इसमें बात जो कही गई, गणितीय रूप से सोचें, यानी बच्चा क्या है वो गणितीय रूप से सोच पाए। ये नहीं कि अगर उससे किसी ने कह दिया है कि इसका आंसर ये होगा तो बस वो एज ए मान ना ले, उस पर तर्क करे, आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे है, ये इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो बच्चा क्या है सोचे भी, तार्किक चर्चा मतलब करे, यानी उसमें तर्क वितर्क भी होना चाहिए, लॉजिक बच्चे में होना चाहिए। अगला है, विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष जो है वो खोजे, यानी अगर वो खुद पे उसको डाउट अगर हो रहा है कि इसका आंसर ये ना होकर के ये होगा, तो उस पे क्या है वो अपने विश्वास के लिए, अपने मतलब डाउट क्लियर करने के लिए वो क्या करे, निष्कर्ष करे, निष्कर्ष निकाले, तर्क वितर्क करे। अमूर्तता को समझे, यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो बच्चे में डेवलप हो। किसी समस्या का समाधान खोजे, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चे में आनी चाहिए कि हर समस्या को कैसे सॉल्व करेगा। बाल संसाधनों का जो है विकास करना। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं प्रॉब्लम जो सॉल्विंग का मैथ मतलब मॉडल है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी एटलीस्ट पहले क्या है बच्चा समझे तो प्रॉब्लम है क्या। मैं का प्लान, यानी फिर वो क्या करेगा, प्लान बनाएगा, फिर कैरी आउट द प्लान। ठीक है, फिर लुक बैक एट द सोल्यूशन, फिर उसका क्या है सोल्यूशन निकलेगा। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या है मॉडल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ भी जो है आपका हिंदी पेडागोजी में आता है, मैथ पेडागोजी में आता है, सीडीपी में भी तो कंपलसरी है, यानी हर पेडागोजी में आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, यानी एनसीएफ में मैथ के बारे में क्या बात कही गई है वो इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके मैथ पेडागोजी में आते हैं। पहला पॉइंट, सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण जो है पहलू है शिक्षा। ठीक है, अगला है, इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए, यानी एनसीएफ जो कहता है कि बच्चे का जो स्तर है, स्तर की जो प्रगति हो रही है, यानी जो सीख रहा है, जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो कैसे होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की तरफ होना चाहिए। ये नहीं बच्चा जो देखा ही नहीं उसने कभी, आप उसके बारे में बात करो, नहीं, जो बच्चा पहले देख चुका है, उसके जो मतलब एनवायरनमेंट में है, बच्चा जो समझता है, जो चीजें वो देख रहा है, पहले हमको वहां से शुरू करना है। तो क्या है, पहले मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाना है, पहले बच्चे को हमको दिखाना है, कोई चित्र के माध्यम से, कोई मानचित्र का प्रयोग कर लेंगे, या फिर कोई आप चार्ट का प्रयोग करेंगे, कोई टेलम का प्रयोग करके क्या करना, हमको पहले बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है, फिर हमको उसको अब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है पॉइंट, आकार, स्थानीय समझ, पैटर्न जो है मापन जैसे गैर संख्या क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें और जो है डेटा हेल्डिंग करें। ठीक है, यानी बच्चे को क्या है आकार के बारे में नॉलेज हो, स्थानीय समझ भी होनी चाहिए, पैटर्न समझे, मापन समझे, संख्या जो है वो समझ पाए, साथ ही साथ जो डेटा हेल्डिंग है वो भी बच्चे में ज्ञान होना चाहिए। अगला है,
गणितीय पहेलियां समस्या समाधान कौशल में मदद करती हैं, यानी जो गणितीय पहेलियां भी होती हैं, आपने देखा होगा ये जो है मैथ पेडागोजी पेपर 1 की है, क्योंकि पेपर 2 में जो है मैथ ही आती है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें क्या है 1 to 5 के बच्चे होंगे। तो 1 to 5 के बच्चों में आपने देखा होगा जो बुकें प्रिंट होती हैं, यानी 1-2 में तो कोई बुक ही नहीं है, मतलब 3rd से लेके 5th तक बुक होती है। तो उसमें पहेलियां होती हैं, यानी मैथ में भी होती हैं, हिंदी में भी होती हैं, सब में पहेलियां पूछी जाती हैं। तो पहेलियों के माध्यम से भी क्या होता है, बच्चे में समस्या समाधान के कौशल विकसित होते हैं, उनमें क्या है मदद मिलती है। अगला है बच्चे, यानी पहेलियां जब पूछते हैं, पहेलियां जब क्लासरूम में डिस्कस होती हैं तो बच्चे क्या तर्क वितर्क करते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं कि ये अच्छा इसका ये ना आंसर होकर के ये होगा, वो उसी से रिलेट करते हुए क्या है आंसर तक पहुंचते हैं, तो वो अपना दिमाग का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला है पॉइंट, बच्चे गणित से डरने के बजाय उनका आनंद लेकर मतलब आनंद लेना सीखते हैं। तो बच्चे क्या है मतलब मैथ से डरे नहीं कि हाँ ये तो मैथ है मुझे आती नहीं, ऐसा नहीं, क्या करना है आपको बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करना है, वो धीरे धीरे क्या है धीरे धीरे करके वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा और आराम से वो मैथ जो है कवर करने लगेगा। अगला है बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं, गणित सूत्रों से कहीं बढ़कर है। ठीक है, यानी गणित जो होती है वो ये नहीं कि आप सूत्र ही रट रहे हो, ऐसा नहीं, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, बच्चे गणित को ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, जिससे संवाद किया जा सकता है, आपस में चर्चा करें, साथ मिलकर काम करें, ये भी आपका जो है एनसीएफ कहता है। आगे चलते हैं, बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करते हैं और उनका समाधान करते हैं, यानी जो बच्चे क्या होते हैं अर्थपूर्ण समस्याएं, यानी जो रिलेट करती हूँ एक दूसरे से, वो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करते हैं जो उनके लाइफ में हो चुकी होंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, और फिर क्या होता है उनका जो है समाधान करते हैं। बच्चे रिश्तों को देखने, संरचनाओं को देखने, तर्क करने के लिए अमूर्तन का उपयोग करते हैं, यानी बच्चे क्या है रिश्ते देखने के लिए, यानी शेप और साइज एक ही जैसे हैं या नहीं है, साथ ही साथ इनकी संरचना कैसी है, ये मतलब गोल है या फिर आयताकार बना हुआ है, तो ये कैसा बना हुआ है, चौकोर बना तो ये आयत है कि नहीं है, तो ये सब क्या है संरचनाओं के आधार पर भी तर्क वितर्क कर रहे होते हैं, फिर उसका उपयोग करना वो समझते हैं। अगला है बच्चे गणित की मूल संरचना, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति को समझते हैं और त्रिकोणमिति जो है स्कूली गणित के मूल विषय क्षेत्र सभी एक पद्धति प्रदान करते हैं रुकावट संरचना और सामान्यीकरण के लिए। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चे जो हैं बच्चे की गणित मूल संरचना जो होती है वो आपके अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति को समझते हैं और त्रिकोणमिति जो होता है स्कूली गणित के मूल जो है विषय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, साथ ही साथ रुकावट संरचना और सामान्यीकरण के लिए हैं। अगला है शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है, यानी शिक्षक को क्या करना है क्लासरूम में ऐसे बच्चों को इंक्लूड करना है कि हर बच्चा गणित सीख सकता है, ये तो नहीं कि आप लड़की हो तो मैथ नहीं सीख सकते, आप लड़के हो तो मैथ सीख जाओगे, या फिर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैथ सभी सीख सकते हैं, अगर आप मेहनत एफर्ट डाल रहे हो, समय दे रहे हो तो आप सीख जाओगे। अगला है विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व ऐसे कौशल हैं जिन्हें विकसित करने में गणित मदद करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सभी सीखना द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होता है, यानी जो सीखते हैं वो द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। आगे चलते हैं, संख्या अनुक्रम की भूमिका सीखने के बजाय बच्चों को शब्दों के खेल और गिनती के बीच के संबंध को छोटे छोटे समूहों के संदर्भ में समझाएं। आखिर इससे क्या होगा बच्चे क्या संख्याओं का धीरे धीरे उनको ज्ञान आ जाएगा, वो समूह में सीखेंगे, वो शब्दों के माध्यम से, खेल हुआ, गिनती के माध्यम से, तो क्या है बीच के संबंध जो है छोटे छोटे समुच्चयों के संदर्भ में वो समझ जाएंगे। तो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, ये सारी बातें जो एनसीएफ में कही गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है और यही सारा जो है आपको मिलेगा देखने को। अगला है गणितीय खेल, पहेलियां और कहानियां सकारात्मकता विकसित करने में मदद करती हैं, रवैया और गणित और जो है दैनिक सोच के बीच संबंध बनाने में, यानी जो गणित खेल है साथ ही साथ जो पहेलियां हैं कहानियां हैं वो सकारात्मक विकास में मदद करती हैं, यानी जो डेवलपमेंट आपका हो रहा होता है उसमें मदद करती हैं कि आपका रवैया कैसा होगा, आप गणित और मतलब दैनिक जो सोच है वो कैसे है, यानी जिनको भी मैथ आती होगी तो वो तर्क वितर्क फटाफट कर लेते हैं, आपने देखा होगा उनका लॉजिक अलग रहता है। ठीक है, अगला है बच्चों को बीजगणितीय संकेतन से परिचित कराया जाता है,
और इसका उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष और आकृतियों के व्यवस्थित अध्ययन और उनके जो है समेकन के लिए सामान्यीकरण माप जो है का ज्ञान है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस स्तर पर सीखने से छात्रों को स्थानीय तर्क को समृद्ध करने का अवसर भी मिलता है और जो है दृश्य मंत्र भी। अगला है एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है, क्योंकि यह जो है सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है। आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की भागीदारी है। तो ये भी ध्यान रखना, जो आपका एनसीएफ है रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है, यानी कि बच्चा जो है क्रिएटिव हो, बच्चा कुछ क्रिएट कर पाए, तो इस पे जो है रचना मतलब आपका एनसीएफ जोर देता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, ये पैडागोजी के हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगला है संकल्पना मानचित्र, यानी कॉन्सेप्ट आपका जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो इसमें बात जो कही गई है, यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यह एक श्रेणीबद्ध संरचना होती है जो आपकी संकल्पना मानचित्र है। अगला है इसे शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है, यानी शिक्षक भी बना सकते हैं एंड आपके जो शिक्षक शिक्षार्थी हैं सभी बना सकते हैं, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर बना सकते हैं। यह जो पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणा को जोड़ता है, यानी आपका जो पूर्व नॉलेज होता है, प्रीवियस नॉलेज जो होता है और आपका जो न्यू नॉलेज होता है उससे क्या है कनेक्ट करता है। अगला है यह एक तरीका है जो सीखने को सफल बनाता है। ठीक है, इस मेथड से क्या है आप जो आपकी लर्निंग होती है वो बेहतर हो रही होती है। अब ये हम लोग समझ लेते हैं। ये जो है ज्यामिति है, यानी आपके जो वेन हिले हैं उनकी सारणी दी गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसमें समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी जो आपका चाक्षुषीकरण है, इसमें विजुअलाइजेशन जो है, इसमें बच्चा क्या है छात्र की क्षमता क्या होती है, इसमें की जाती है कि आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बात कही गई है ये आप लोग यहाँ पे एक मिनट समझ लें। पहले विजुअलाइजेशन जो होता है इसमें शेप, यानी बच्चा उनके आकार पर, यानी ये मान लीजिए आयत है, मतलब ये अगर बना हुआ है तो समझ रहे हैं कि ये आयत है। अगर ये बना है तो उनको समझ में आ रहा है कि ये आयत है और ये क्या है आपका वर्ग है। ठीक है, तो बच्चे क्या है वो समझ पा रहे हैं, शेप और साइज पे वो डिफरेंस कर पा रहे हैं कि ये आयत है, ये वर्ग है, ये स्ट्रंगल मतलब ये त्रिभुज है, तो वो सब कुछ क्या है वो समझ पा रहे हैं। शेप और साइज के आधार पर वो इंक्लूड कर पा रहे हैं। फिर आपका जो आता है एनालिसिस के अंतर्गत आएगा क्लासेस ऑफ शेप, यानी उनके आकार पर उनको क्या है क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ ये आयत है, ये जो है वर्ग है, वो सब क्या है डिफरेंट मतलब डिफरेंस जो है निकाल पा रहे हैं। फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन डिडक्टिव, इसमें क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ शेप, यानी कि इनका एक मिनट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी गुणों के महत्व को समझना, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके गुण क्या होते हैं उनके महत्व को समझते हैं बच्चे। फिर साथ ही साथ उनमें क्या संबंध है, यानी जो आयत है इसका संबंध वर्ग से क्या होगा, वर्ग का संबंध आयत से क्या होगा। तो ये सब जो है बच्चे क्या है तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। डिडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें बच्चा जो बच्चे के सामने नहीं है वो उसके बारे में भी कल्पनाएं करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एनालिसिस आप जो है यानी एनालिसिस भी विश्लेषण भी करना स्टार्ट कर देता है जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये है, अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे वेन हिले की जो सारणी दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि आपका पूछ लेगा विजुअलाइजेशन है तो उसमें क्या इसकी विशेषता है। तो अगर आपको पता है कि आकार के आधार पर जो है आकृतियों का वर्णन बच्चे करने स्टार्ट कर देते हैं तो आप बता दोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं बता पाओगे। इस वजह से क्या है पेडागोजी में कंटेंट भी क्लियर होना चाहिए, नहीं कि आप क्वेश्चन करके पूरा पेपर क्लियर कर लोगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। यानी जो आपका विजुअलाइजेशन है इसके अंतर्गत आ जाएगा कि बच्चे आकार मतलब आकार और आकृतियों के आधार पर जो वर्णन कर पा रहे हैं, शेप और साइज के देखने से वो मतलब डिफरेंस जो है वो कर पा रहे हैं कि हाँ ये आयत है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्लेषण यानी एनालिसिस में आता है आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करते हैं, यानी उनके गुण उनको देखते हैं इनके शेप और साइज को, तभी तो डिफरेंस कर पाते हैं, तो उनके क्या है गुणों के आधार पर करते हैं। अगला है अनौपचारिक जो निगमन होता है, गुणों के महत्व को पहचानना, उनके बीच संबंध जो छात्रों को तार्किक रूप से सहायता करते हैं, आकृतियों के गुणों का क्रम,
यानी कि उनके गुण पहचानते हैं कि आखिर आयत के क्या गुण हैं, वर्ग के क्या गुण हैं, त्रिभुज के क्या गुण हैं। फिर उनमें संबंध देखते हैं कि हाँ, इनमें आखिर क्या संबंध इंक्लूड हो पा रहा है। फिर उस पर लॉजिक लगाते हैं, यानी तर्क वितर्क करते हैं। फिर आकृतियों के गुणों का क्रम भी डिसाइड करते हैं, यानी कि मान लीजिए आयत है तो एक पास लगा देंगे, वर्ग है तो एक पास, त्रिभुज है तो उसको एक पास लगाएंगे। तो उनके आकृतियों के आधार पर भी वो क्रम वाइज भी लगा पा रहे हैं। नंबर 3 जो आता है उसमें होता है औपचारिक चरण आता है। औपचारिक चरण में क्या होता है, तार्किक जो है तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करता है और प्रमेयों को सिद्ध करता है निगमनात्मक रूप से। यानी कि वो क्या है, प्रमेयों को सिद्ध करना शुरू कर देता है जब बच्चा स्टेज 3 में पहुंचता है, यानी औपचारिक चरण में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और बच्चे में तार्किक चिंतन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी आ चुका होता है। अगला है दृढ़ी। इसमें बात कही गई विभिन्न धारणाओं में प्रमेयों की स्थापना और विश्लेषण करता है, यानी बच्चा क्या है, प्रमेयों की स्थापना भी करना स्टार्ट कर देता है, यानी खुद से वो क्रिएट करने लगता है और साथ ही साथ विश्लेषण यानी एनालिसिस भी करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो होते हैं ह्वेन हिले के चरण बताए गए थे, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ज्यामिति चिंतन का ह्वेन हिले के सिद्धांत अलग अलग वर्णन करता है। समझ का वह स्तर जिसमें छात्र ज्यामिति सीखते समय आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जो है बच्चे आगे बढ़ते हैं, पहले आकार देखते हैं, फिर आकृतियां देखते हैं, फिर शेप और साइज में क्या परिवर्तन है, फिर एक साथ जो है डिवाइड करने लगते हैं। एक जो शेप साइज एक ही तरीके के उनको एक तरफ रखेंगे, जो दूसरे तरीके के उनको दूसरी तरफ रखेंगे, तो उनके शेप और साइज में भी अंतर करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चरण बताए गए, यानी 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, ऐसे चरण में इन्होंने डिवाइड किया था और हर चरण की जो है विशेषताएं भी दे रखी थी। तो ये सारणी जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपके पैडागोजी में, क्योंकि वेन हिले से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन से चरण की क्या विशेषता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन जो है वो कैसे यहाँ से पूछा जाएगा। वेन हिले के अनुसार बच्चे ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर जो है आंकलन कर सकते हैं एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुण। तो आपका स्तर 4 है कठोरता, स्तर 2 है अनौपचारिक जो है कटौती, या फिर आपका जो है लेवल 0 है विजुअलाइजेशन, या फिर स्तर 1 है विश्लेषण। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन होगा, यानी बच्चे क्या है क्या कर पा रहे हैं, बच्चे ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर जो है आकलन कर सकते हैं एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुण। यानी जब वो जो है एनालिसिस करेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि हाँ इनका आकार और आकृति एक जैसी है या फिर अलग है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी स्तर 1 पर बच्चा है वो क्या है विश्लेषण के माध्यम से वो सीख जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, अगला है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। यानी प्राथमिक स्तर पर क्या आपको ज्यामिति पढ़ानी है तो एक वांछनीय अभ्यास जो है उसको आपको पहचान करनी है। तो पहला है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति सरल मूल आकार की पहचान तक सीमित होनी चाहिए, या फिर शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देकर और दिखाकर प्रारंभ करना चाहिए उदाहरण, या फिर बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, मतलब जगह का, या फिर आपका डी होगा व्यापक ज्यामिति शब्दावली विकसित करना प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा स्तर होगा, इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग समरूपता के बारे में देख लेते हैं। इसमें बात कही गई एक दूसरे के सामने या धुरी पर जो है चारों ओर बिल्कुल समान भागों में बने होने के गुण होते हैं। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बना है ऐसे बना है ये, तो ये सारे जो है इनकी धुरी है। तो इसमें बात कही गई एक दूसरे के सामने या धुरी पर चारों ओर बिल्कुल जो है समान भागों में बने होने के इनमें गुणवत्ता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसको क्या कहेंगे, समरूपता कहेंगे। यानी कि आप ये रेखा मापे या चाहे ये मापे या ये मापे, ये क्या है बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है समरूपता पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे है टेस्लेशन, मतलब इसमें है टेस्लेशन तब बनता है जब एक आकार बार बार एक विमान को ढकेलने पर दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या ओवरलैप के। यानी कि वो क्या है, मतलब एक दूसरे को जो है ढके नहीं। जैसे आप लोग यह चित्र देख सकते हैं, ये ऐसे बना हुआ है, एक मिनट, ये जो ऐसे बना है, ठीक है
ऐसे ऐसे बने हुए, तो ये क्या है, एक दूसरे को ढक रहे हैं, ठीक है, ये भी एक दूसरे को ढक रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे, तो ये क्या एक दूसरे को ढक रहे हैं, ये नहीं कि एक दूसरे को मतलब डबल हो पा रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा है कि हाँ एक ही पे जा रहे हैं, बट हाँ ये है कि एक एक दूसरे को ढकते हुए जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, टेसलेशन हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला है, निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणितीय पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, एनसीएफ के अनुसार 2005 के अनुसार। तो आपका टेसलेशन है, समरूपता है, पैटर्न है, अनुपात है। तो आपका जो है अनुपात नहीं होगा, क्योंकि जो है 1 to 5 की बात की जा रही है, और 1 to 5 में बच्चों को इतना नहीं पता होता है कि उनको अनुपात के बारे में वो निकाल पाए। ये जो है आपका क्लास 6 से स्टार्ट होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पाठ्यक्रम का जो हिस्सा है वो आपका अनुपात नहीं होता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, यानी जो शिक्षण विधियां हैं, आगमनात्मक और निम्नात्मक तर्क, इसमें बात कही कि डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है पहले से ज्ञात निष्कर्षों पर आधारित निष्कर्षों को पढ़ने की प्रक्रिया है, यानी जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें क्या है, पहले से ज्ञात है आपको, निष्कर्षों पर आधारित जो है पढ़ने की प्रक्रिया होती है। आगमनात्मक तर्क जो होता है उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया होती है, यानी कि पहले क्या है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, यानी पहले क्या उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर उसका जो है निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। और निम्नात्मक क्या होता है, पहले आपको नियम सिखाए जाते हैं, फिर आपको उदाहरण की ओर ले जाया जाता है, ठीक है। तो आगमनात्मक विधि जो होती है वो छोटी क्लासों में अच्छी रहती है, क्योंकि क्या है, बच्चे को पहले हमने एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दिखा दिए, तो बच्चे जो है चीजें अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ अच्छा ये वस्तु ये है, ऐसी दिखती है, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। निम्नात्मक जो होता है ये ऊंची क्लासों में होता है, उसमें क्या है, पहले नियम बताए जा रहे हैं, फिर बच्चे को एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये रूल जो है व्याकरण में ज्यादा लागू होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे। आगमनात्मक विधि जो होती है, इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। यह विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात तक के नियमों का पालन करती है। यानी आगमनात्मक जो विधि होती है इसमें क्या होता है, विशेष से सामान्य की ओर जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले बच्चे को क्या आप एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, फिर उसको लॉजिक की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है, अमूर्त जी, यानी जो चीजें उसके सामने नहीं भी हैं वो भी उससे कनेक्ट कर पाएगा। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले आप जब चित्र दिखा रहे हैं तो बच्चे देखेगा, समझेगा, उसको कुछ उससे रिलेटेड कुछ समझ में आएगा, तो उसको ज्ञात, यानी बच्चे को क्या है, पहले कुछ ज्ञात है कि नहीं है। मान लीजिए वो क्लासरूम में आप आए, कोई आपने टॉपिक शुरू किया, तो पहले ये देखेंगे कि हाँ बच्चे को एटलीस्ट इस बारे में कितना आ रहा है, जितना आ रहा होगा उसको आप आधार बनाएंगे, बेस बनाएंगे, उसके आधार पर बच्चे का आगे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहले आप देखेंगे यानी जो लर्निंग होती है, आगमनात्मक विधि जो होती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर तरफ चलती है। मान लीजिए अगर आप क्लास में आए, आपको क्या है, मैथ के जो है डिवाइड करना बच्चों को सिखाना है, लेकिन अगर बच्चे को डिवाइड करना कब सिखाएंगे, जब आप उसको टेबल आ रहे होंगे तभी आप सिखा पाएंगे। तो पहले आप देखेंगे एटलीस्ट बच्चे को आ कितना रहा है, अगर बच्चे को टेबल आ ही नहीं रहे तो पहले आप टेबल उसको सिखाना मतलब लर्न करना सिखाएंगे, याद करवाएंगे, उसके बाद जो है आप उसको डिवाइड करना सिखाएंगे। तो इस वजह से पहले बच्चे को ज्ञात की मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर हमको ले जाना होता है। अगला है, आगमनात्मक विधि के चरण क्या रहे, उदाहरण दें, यानी इसके क्या क्या चरण है, तो पहले क्या है, आप एग्जाम्पल देंगे, यानी उदाहरण देंगे, उदाहरण देकर निष्कर्ष निकालेंगे, यानी एग्जाम्पल आप अगर दिखा रहे हैं तो उसको बाद आप क्या करेंगे, इसका निष्कर्ष निकालेंगे, एटलीस्ट ये है क्या। फिर निर्माण अवधारणा, फिर आप क्या क्रिएट करेंगे, उदाहरणों के आधार पर अवधारणाओं का सत्यापन होगा, यानी जो आप एग्जाम्पल दिखा रहे हैं उसके आधार पर आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है, ठीक है, तो सत्यापन भी आपका होगा, यानी आगमनात्मक विधि के चरण हो गए, तो ये चरण भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं डिडक्टिव विधि, यानी जो आपका निम्नात्मक तर्क है। इसमें बात कही गई है, इस विधि में पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उन्हें उदाहरणों द्वारा प्रमाणित किया जाता है, यानी कि क्या है, पहले नियम यानी पहले रूल सिखाए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर उसके द्वारा क्या है प्रमाणित किया जाता है कि ये सही है या नहीं। जैसे नाउन हुआ, नाउन का आपको क्या है, पहले डिफिनेशन देनी होगी, फिर आपको एग्जाम्पल देने होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है आपका निगमात्मक विधि के अंतर्गत चला जाता है, इसका जो प्रयोग है वो व्याकरण सिखाने में ज्यादा किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे, यह सामान्य से विशेष तक, अमूर्त से मूर्त तक और अवधारणा से अधिकतम नियमों का पालन करता है, यानी जो निम्नात्मक विधि होती है ये सामान्य से विशेष की ओर तरफ चलती है, और वहीं पे आगमन जो विधि है वो विशेष से सामान्य की ओर चलती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये जो विधि होती है अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि जो बच्चे नहीं जानते, यानी आप पहले क्या है
डिफिनेशन सीख रहे हैं तो आपको नहीं पता है, पहले आप सीख रहे हैं फिर आप एग्जाम्पल की ओर जा रहे हैं, तो आप पहले नाउन की अगर डिफिनेशन पता है तो आप फिर जब घर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये नाउन है। आपने पेड़ देखा तो आपको समझ में आ रहा है ये नाउन है। ठीक है, तो क्या अमूर्त से मूर्त की ओर ये जाता है। अब जो इसके चरण दिए गए हैं वो हम समझ लेते हैं। अवधारणा का ज्ञान प्रदान करते हैं निगमात्मक विधि में। ठीक है, विभिन्न उदाहरणों में अवधारणा का उपयोग होता है, यानी जो विभिन्न एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसमें अवधारणा जो है उसका भी प्रयोग किया जा रहा होता है। अवधारणाओं की सच्चाई का परीक्षण करते हैं, यानी जो अवधारणाएं दी जा रही हैं एटलीस्ट वो हैं सही या नहीं है, उनका भी जो है परीक्षण होता है। अन्य उदाहरणों का जो है हवाला देकर अवधारणा की सच्चाई का सत्यापन किया जाता है, यानी जो एक एग्जाम्पल से, यानी पहले रूल सिखाए गए फिर अगर उनको नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल देंगे फिर आप दूसरा एग्जाम्पल देंगे, उससे क्या है सत्यापित होगा, यानी जो है कन्फ्यूजन जो होगी बच्चे की वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी ये ध्यान रखना ये चरण दिए गए थे निगमनात्मक विधि के। अब जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। पाइथागोरस पर में पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट बांटी। ठीक है, समकोण त्रिभुज सीखे गए और बच्चे से इनके बीच संबंध खोजने को कहा गया। एक त्रिभुज की भुजाएं उपर्युक्त स्थिति में शिक्षक ने जो है प्रयोग किया है। तो आपका आगमनात्मक विधि है, निगमनात्मक विधि है, व्याख्यान विधि है या फिर प्रयोगशाला विधि है। बात जो कही जा रही है, पहले क्या हुआ, एक सीट बांटी, समकोण त्रिभुज खींचे गए और बच्चे ने इनके बीच संबंध खोजने को कहा, यानी क्या हुआ, पहले एक सीट बांट दी, उसमें क्या थे, समकोण बने हुए थे। ठीक है, तो पहले से क्या उनको मतलब मिल गया, एग्जाम्पल मिल गया, यानी पहले से उनको उदाहरण दिखा दिए गए, बस बच्चों को क्या करना था, इनके संबंध जो है उनके बारे में खोजना था। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आगमनात्मक विधि हो जाएगी क्योंकि पहले जो है उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है अर्थ, इसके बारे में समझ लेते हैं। टीचिंग की जो है उत्पत्ति टू टीच से हुई है, जिसका अर्थ होता है निर्देश देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला है प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात करता है। शिक्षण एक द्वितीय प्रक्रिया है जॉन एडम के अनुसार, यानी जो शिक्षण होता है वो क्या है, द्वितीय प्रक्रिया है, जॉन एडम ने कहा है, तो ये भी ध्यान रखना। टीचर और स्टूडेंट होते हैं इसमें। ठीक है, और जॉन ड्यूवी जो कहते हैं उसमें क्या होता है, अभी नीचे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। शिक्षण का त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो होता है वो व्यापक होता है, ये संकीर्ण होता है क्योंकि ये सीमित होता है। इसमें जो होता है आपका स्टूडेंट होते हैं, मतलब टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और आपका करिकुलम भी होता है, सोसाइटी भी होता है, इन्वायरमेंट भी होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने तीन मतलब त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है जो आपके, एक मिनट, हाँ, जॉन एडम्स ने बताया है द्वितीय प्रक्रिया और जॉन ड्यूवी ने बताया है आपके त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। यानी इन्होंने क्या किया, इसमें करिकुलम को भी ऐड कर दिया, यानी टीचर और स्टूडेंट तो होंगे ही तभी लर्निंग होगी, बट साथ ही साथ करिकुलम भी होना चाहिए। एटलीस्ट अगर कोई करिकुलम नहीं, कोई पाठ्यक्रम नहीं, तो आप कैसे पढ़ाओगे बच्चे को। तो इन्होंने क्या किया, तीन को एक में डिवाइड किया, यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इन्होंने बताया शिक्षण को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यानी कि जॉन एडम ने सिर्फ टीचर और स्टूडेंट को रखा कि टीचर क्या है पढ़ाएगा, बच्चा जो है पढ़ेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें करिकुलम को भी ऐड किया कि बच्चा टीचर तो होगा ही, लेकिन करिकुलम भी तो होना चाहिए, सोसाइटी भी तो हो, इन्वायरमेंट भी तो हो, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, इनकी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हो गई। आगे चलते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, ये क्या है, देशज है, प्रभावशाली है, वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, जो आपके शिक्षण सामग्री मतलब सामग्री है शिक्षण अधिगम, वो क्या है, रियल लाइफ से भी जुड़ी होनी चाहिए। बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट में जो चीज़ें देख रहा हो आप उनका ही प्रयोग करें अपने मेथड में, तो क्या है वो अच्छे से सीखेगा। दिलचस्पी होनी चाहिए, यानी बच्चों में इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के प्रति। अगर नहीं भी है तो आप इंक्लूड करेंगे, यानी बच्चे में कोशिश करेंगे कि वो बच्चा जो है इंटरेस्ट ले। दीर्घ काल तक रहना, यानी लॉन्ग टाइम तक जो है सामग्री होनी चाहिए। सीखने में मददगार हो, अगर ऐसी सामग्री क्लासरूम में आप लाए जो बच्चे क्या वो बच्चे उससे सीखे, ये नहीं कि वो सिर्फ रखी शो के लिए बच्चे उसे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं, एटलीस्ट उसका प्रयोग तो बच्चे कर पाए। ठीक है, तो प्रयोग में लानी चाहिए, यानी बच्चे को सीखने में मदद मिले। अब बात कर लेते हैं जियो बोर्ड, ये क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीले लगी होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, जियो बोर्ड जो है ये एक वर्गाकार होता है, इसमें जो है कीले लगी हुई हैं। ठीक है, और ये जिन लोगों को नहीं दिख रहा होता वो स्पर्श करके इनको सीखते हैं, इनसे पढ़ना वो जो है सीखते हैं। रबड़ बैंड के माध्यम से ज्यामिति माप के उपयोग के साथ और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए बनाया जा सकता है। यानी इसमें क्या है, आप ज्यामिति
माप के उपयोग के साथ संख्यात्मक अवधारणाओं को समझेंगे। तो इसमें क्या है बच्चा, मैथ हुआ या फिर कोई भी सब्जेक्ट है वो स्पर्श करके सीखता है, जिसको पढ़ने में समस्या होती है, यानी जिसको देखने में समस्या होती है। अब अबेकस क्या है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई। देखिए इसमें जो बताया गया है रबड़ बैंड के माध्यम से, यानी ये देख सकते हैं आप, ऐसे मतलब वो बनाएंगे, शेप और साइज बनाएगा, यानी कि ये आयत है, ये आपका त्रिभुज है, ये वर्ग है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले कीले ठुकी हैं, फिर रबड़ के माध्यम से दिखाया जा रहा है बना करके कि ये वर्ग है, मतलब ये आयत, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है या फिर ये आयत है। तो शेप, मतलब शेप और साइज दिखाए जा रहे हैं कि मान लीजिए ऐसे ऐसे कीले ठुकी हुई, फिर उस पर रबड़ चढ़ी कि ये आयत है, ये आपका त्रिभुज है। तो ये सारे होते हैं जो जियो बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जो मैंने बताया वो आपका ब्रेल लिपि के अंतर्गत हो गया, तो क्षमा करना, गलती हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, अबेकस जो है उसके बारे में समझ लेते हैं। अबेकस जो है यह एक प्राचीन गणितीय यंत्र है, यानी अबेकस जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्राचीन एक गणितीय यंत्र है, यानी लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है। यह आमतौर पर जो है लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है, यानी जो ये है एक लकड़ी का भी हो सकता है, जो प्लास्टिक का भी फ्रेम हो सकता है, जिसमें छड़ें होती हैं, उन पर स्वतंत्र रूप से जो है फिसलने वाली मोतियां जो है मोतियों के साथ, यानी जो है मोतियां लगी हुई हैं, ये क्या आराम से फिसल जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जोड़ घटाव गुणा की अवधारणाएं, भाग, विभिन्न वर्गमूल, स्थानीय मान आदि बनाए जा सकते हैं। तो इससे क्या है, आप मतलब देख सकते हो कि इसमें गुणा भी आप कर लोगे, गुणा क्या, जिससे काउंटिंग आप कर लोगे कि हाँ कितनी संख्या है, इसमें कितनी, इसमें कितनी, और कैसे इस तरफ कितनी है, इस तरफ कितनी है। तो इससे क्या बच्चे गणितीय मतलब गणित की अवधारणाओं को सीखेंगे, भाग हुआ, गुणा हुआ, घटाव हुआ। तो इसमें बहुत बच्चे आसानी से सीखेंगे क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट वे में सीखेंगे। तो अबेकस क्या है वो ध्यान रखना है, प्राचीन गणितीय यंत्र है। ये लकड़ी का और जो है प्लास्टिक का भी फ्रेम बन सकता है। इसके माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं, जोड़ हुआ, घटाव हुआ, गुणा है, भिन्न है, भाग है, वर्गमूल है, स्थानीय मान है। तो ये सब बच्चे इन्हीं के माध्यम से सीखते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ग्राफ पेपर के बारे में देख लेते हैं। ग्राफ पेपर जो है व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन है। दशमलव संख्या की अवधारणा की, यानी ग्राफ पेपर के माध्यम से अगर आप दशमलव के बारे में अगर बच्चे को जानकारी देना चाह रहे तो आप ग्राफ पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत कम टाइम में बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत अच्छे से उनको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट जो होता है एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व संबंध दिखाता है, यानी कि ये जो बना हुआ है इसमें इसका कितना भाग है, इसका कितना भाग है, ये कितना भाग है, ये कितना भाग है। तो इससे आपको पता चल जाता है, संपूर्ण और उसके भाग के बीच जो है संबंध भी दर्शाता है। मान लीजिए ये बना हुआ है, अब इसमें जो इतना भाग है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है इसका 1/3 भाग है या फिर 1/3 से ज्यादा भाग है। तो इस वजह से मतलब पाई चार्ट से ये भी पता चल जाता है कि कौन सा कितना भाग है, ठीक है। मान लीजिए ये है तो अभी 1 ही भाग है, 1/3 भाग हो गया। तो इससे क्या है, ये जो है पाई चार्ट से पता चल जाता है। अब हम लोग चलते हैं डेंस ब्लॉक के बारे में। डेंस ब्लॉक जो है ये जो है जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण हैं, जिनका उपयोग बुनियादी जोड़ घटाव की गिनती स्थान सिखाने के लिए किया जाता है, मूल्य और गुणन के लिए भी किया जाता है। यानी जो डेंस ब्लॉक होते हैं इनका प्रयोग करते हैं, यानी जोड़ तोड़ के लिए, यानी जोड़ हुआ, घटाव हुआ, गिनती है, स्थान सिखाने के लिए भी इनका प्रयोग जो है किया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये आपका यूनिट है, रबड़ है, फ्लेस है और क्यूब है, ठीक है। घन इकाइयों, छड़, मतलब दासियों, प्लेट, सैकड़ों को धन हजारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये 100 है, इसको आप क्यूब कहते हैं, मतलब 1000 है। ये 100 है, इसको आप फ्लेट कहते हैं। ये रोट हुआ आपका 10 है, ठीक है। ये आपका यूनिट है। यूनिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, या फिर मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 10 होता है, इसको रोट कहते हैं। और फ्लेट कहते हैं 100 को, और 1000 को कहते हैं रूबिन। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड, यानी डेंस ब्लॉक में जो कहा जाता है ये 4 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ये आपका यूनिट हो जाता है, ठीक है। ये आपका साथ में जो है रड हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है, ये क्यूब हो जाता है। यानी जो 1000 होता है उसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 आयामी शिक्षण सहायक सामग्री कौन-कौन सी हैं। ये साधन वास्तविक चीज़ों की समझ प्रदान करते हैं, यानी जो 3 आयामी सहायक सामग्री होती हैं, ये जो है वे साधन है जो वास्तविक चीज़ों की जो है समझ जो है प्रदान करते हैं। ये है वास्तविक वस्तुएं, नमूने, मॉडल और कठपुतलियाँ, ठीक है। इनसे क्या होता है, जो वास्तविक चीज़ें हैं उनकी समझ पैदा होती है बच्चों में। गणित का लंबा आकार गणित का लंबा आकार वह है जहाँ किसी एक विषय में महारत हासिल करना गणित के आने वाले संप्रत्यय को सीखने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि आपको क्या है, गणित में महारत हासिल है। महारत हासिल का मतलब है मास्टरी गोल्स, ये हम लोगों ने सीडीपी में देखा था। यानी आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको गणित अच्छे से आनी चाहिए। आप पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे कि आपको पेपर क्वालिफाई करना है, बल्कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे सब कुछ आना चाहिए। कहीं से भी अगर कोई पूछ ले तो मुझे पता हो, अपने मैं रियल लाइफ में प्रयोग कर पाऊँ। कल को अगर मेरी जीवन यापन मतलब जीविका चलानी है तो मैं इसका प्रयोग करके कहीं भी कुछ भी कमा सकूं, ठीक है। तो उसमें क्या आप महारत हासिल करते हो, आपको मेहनत करनी, सफलता झक मार के पीछे आएगी, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन इसमें होती है, यानी आप क्या है उसमें महारत हासिल करना चाह रहे हो, तो आपका गणित का एक लंबा आकार हो जाता है। अब हम कल जो है ब्लूम की वर्गीकरण जो है, इसमें हम लोग ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। फिर जो आपका होगा एक्सरसाइज आ जाएगा, तो एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो आपको मैथ पेडागोजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी कल देखने को मिलेंगे। एंड जो ब्लूम टेक्सोनॉमी की थ्योरी है, ठीक है, इसके भी बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज आपको समझ में आया होगा। देखिए मैथ पेडागोजी है तो इसमें क्या है, सारे पॉइंट दिए गए थे, यानी कि पॉइंट कौन कैसे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका हुआ डेंस ब्लॉक क्या होता है, चार्ट मतलब पाई चार्ट क्या है, ग्राफ पेपर क्या है, अबेकस क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पता होगा कि जियो बोर्ड क्या होता है, जिसपे वर्ग बनाया जाता है, त्रिभुज बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जियो बोर्ड क्या है, तो अगर आपको पता होगा कि बता दोगे वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अगर आपको मतलब आपका कंटेंट अगर क्लियर होगा तो आप अच्छे से बता दोगे। तो इस वजह से मैथ पेडागोजी की हम लोग पहले कंटेंट की क्लास करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन कल की क्लास में हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी करके जो है आपके एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, यानी क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ये लोग आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। तो मैथ पेडागोजी की कल की वीडियो बहुत ज़्यादा सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको आप ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी आप लोग करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आपको सीटेट में हर हालत में 90+ नंबर लाने हैं, तभी जाके आप बीपीएससी में अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल हम मिलते हैं 3 बजे की क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।